विवेक टैक्सी से घर जा रहा था और अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी उसे दिव्या की याद आई और उसने उसे फोन लगा दिया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो। लेकिन यह आवाज दिव्या की नहीं थी। उसकी आवाज विवेक अच्छी तरह पहचानता था। हेलो दिव्या। सॉरी, रॉन्ग नंबर। और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विवेक ने एक बार फिर दिव्या को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह वही जवाब मिला, The number you are trying to reach is currently unavailable. विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में बहुत से उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। कहीं दिव्या को मैंने अपनी सच्चाई बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसी के बाद मुझे उस अनजान नंबर से मैसेज भी आया था। फ्लैट पर तो दिव्या ने बहुत नॉर्मली रिएक्ट किया था। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे उससे मिलना होगा। और ये सोचकर विवेक ने उस टैक्सी वाले की तरफ इशारा किया। एक्सेल यूनिवर्सिटी की तरफ ले चलो। रास्ते भर उसे यही ख्याल सता रहा था कि जब दिव्या और उसके बीच सब ठीक हो गया था तो दिव्या रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही थी। उसे ये सोच सोचकर घबराहट होने लगी थी। थोड़ी देर में ही विवेक दिव्या के कॉलेज पहुंच चुका था। वो कॉलेज के बाहर ही दिव्या को ढूंढने लगा। शाम का समय था तो कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स बाहर अपने अपने दोस्तों के साथ बातों में लगे थे। जैसे ही विवेक की नजर दिव्या पर पड़ी, वो दौड़कर उसके पास पहुंच गया। दिव्या सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिव्या ने विवेक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी उसके लिए गुस्सा भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी तक विवेक को माफ नहीं किया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अभी भी कहने को कुछ बाकी रह गया है? अब तुम मैरिड हो और मुझे नहीं लगता हम दोनों में कोई और बात हो सकती है। दिव्या के मुंह से इस तरह की बात सुनकर विवेक को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके इस तरह बदले हुए बिहेवियर को देखकर विवेक कंफ्यूज हो गया था। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम भूल गई परसों ही तो हम तुम्हारे फ्लैट पर मिले थे? दिव्या ये सुनकर चौंक गई और वो समझ नहीं पा रही कि विवेक क्या कह रहा था। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ना मैं तुमसे मिली थी और ना आगे कभी मिलना चाहती हूँ, और अब तुम भी मुझसे मिलने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। ये सुनकर विवेक और बेचैन हो गया और वो दिव्या का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करने लगा। तुम्हें हो क्या गया है दिव्या? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? परसों तुमने खुद मुझे फोन करके बुलाया था अपने फ्लैट पर मिलने, और वहां मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था कि क्यों मुझे सनाया से शादी करनी पड़ी, और अब तुम कह रही हो कि हम मिले ही नहीं। मेरा हाथ छोड़ो विवेक। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सनाया से क्यों शादी की। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ दिव्या। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो अपनी वाइफ के पास जाओ और अपनी जिंदगी जियो। दोनों को इस तरह बहस करते देखकर दिव्या के दोस्त वहां आ गए और विवेक को उससे दूर करने लगे। हेलो, इजी मैन, इजी। इस तरह बदतमीजी करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। छोड़ो मुझे उससे बात करनी है और तुम लोगों को बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये मेरे और दिव्या के बीच की बात है। दिव्या को विवेक पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कॉलेज में सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने फ्रेंड्स को रोक दिया। रुको, छोड़ दो उसे। तुम लोग जाओ, मैं बात करके आती हूँ। दिव्या के कहने पर उसके फ्रेंड्स वहां से चले गए। उस वक्त विवेक बहुत लाचार दिखाई दे रहा था। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? हम दोनों परसों ही तुम्हारे घर पर मिले थे। नहीं, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मैं सुबह के वक्त अपने फ्लैट पर गई थी, बस इतना ही याद है, और उसके अलावा मैं कुछ और याद करना भी नहीं चाहती। विवेक को दिव्या की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इतनी देर तक उस फ्लैट में बातें की थी और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? इससे पहले कि दिव्या इस बात का जवाब दे पाती, विवेक का फोन बज उठा। फोन उसके बॉस का था, इसलिए वो थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। हाँ विवेक। हाँ सर, बोलिए। एक बैड न्यूज है। तुम्हारे एरिया के पास हमारे एक इंटेलिजेंस एसेट का मर्डर हो गया है। किसका? मोहिनी। मोहिनी का नाम सुनकर विवेक का दिल धड़क उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस मोहिनी पर वो शक कर रहा था वो इंटेलिजेंस एसेट निकलेगी। क्या मोहिनी इंटेलिजेंस में थी? क्या वो भी हमारे साथ काम कर रही थी? हाँ विवेक। उनकी बात सुनकर विवेक को गुस्सा भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था। उसने कई बार पहले भी ये कंप्लेंट की थी कि उसकी कोबरा यूनिट सभी एजेंट्स के साथ साथ सोर्सेस और मोहिनी जैसे प्यादों की इंफॉर्मेशन भी बाकी एजेंट्स से छिपा कर रखती थी, जिसका नुकसान उन्हें फील्ड पर हो सकता था।
तो अब क्या करना है? ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो शायद वो मेरे कुछ काम आ सकती थी। लेकिन तुम रूल्स जानते हो। कैसा रूल? ना ही एक एजेंट दूसरे एजेंट से मिल सकता है और ना ही उसे सोर्सेस की आइडेंटिटी रिवील की जाती है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे दोस्त बनाए हैं जिनकी मैंने कभी शक्ल नहीं देखी, ना शायद कभी देख पाऊंगा, आपके रूल्स की वजह से। तुम्हारा काम सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है जितनी तुम्हें असाइंड हो। इस यूनिट के बारे में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अलावा किसी को कुछ नहीं पता, रॉ और आईबी को भी नहीं। इसलिए हम यूं ही एजेंट्स की आइडेंटिटी रिवील करके सबको खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मोहिनी तो मर गई। मुझे अभी तक नहीं पता कि इस ऑपरेशन में उसका क्या रोल था। वो उन आतंकवादियों के लिए ही पैसों के लालच में काम कर रही थी और उन्होंने उसे सनाया पर नजर रखने और उनके काम के स्मूथ ऑपरेशन के लिए उसे देहरादून भेजा था। लेकिन मोहिनी अपने हिप्नोटाइजेशन के कारण हमारी यूनिट की नजर में भी थी और जब हमें टेरर प्लान का कुछ आइडिया हुआ तो हमने मोहिनी को उनसे भी ज्यादा पैसों के लालच में हमें इंफॉर्मेशन देने का ऑफर दिया। अपने बॉस की बात सुनकर विवेक ने गहरी सांस ली। और वो मान गई डबल एजेंट बनने के लिए? हाँ, और मुंबई में जो हथियारों से भरी बोट पकड़ी गई थी वो भी मोहिनी के कारण ही पकड़ी गई थी। यहाँ तक कि जब तुम्हें पहली बार देहरादून से इस मिशन के लिए भेजा गया था तो सनाया से तुम्हें मिलाने में भी मोहिनी का ही हाथ था, जिसने न सिर्फ उसे ये बताया कि तुम मांगलिक हो बल्कि तुम्हारे करीब आने के लिए उसे हिप्नोटाइज भी किया। कुछ भी हो, हमने अपना एक एसेट खो दिया। एक पल के लिए विवेक की आंखों के सामने मोहिनी का चेहरा घूमने लगा और उसे मुलाकात याद आने लगी। मोहिनी अगर इतना सब जानती थी तो क्या उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी पता होगा? दिव्या कुछ देर तक वहीं खड़ी विवेक को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। भले ही विवेक ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो आज भी विवेक से बहुत प्यार करती थी। कुछ देर बाद वो उससे बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली गई, क्योंकि वो अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। विवेक अब भी फोन पर अपने बॉस से बात कर रहा था और उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। सर, क्या मोहिनी ये बात जानती थी कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूं? विवेक अभी भी कॉलेज के बाहर अपने बॉस से बात कर रहा था, जिसे उसने अभी ये जानने की कोशिश की थी कि मोहिनी उसके बारे में क्या जानती थी। नहीं विवेक, उसे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था। उसे बस एक मामूली काम की तरह इसके लिए पैसे दिए गए थे। विवेक के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कैसे सनाया की किडनैपिंग के वक्त अचानक ही मोहिनी ने आकर उन गुंडों से बचाया था। उससे ये बात तो साफ हो गई थी कि टेररिस्ट और कोबरा यूनिट दोनों को ही सनाया की जरूरत थी। विवेक, आर यू देयर? हाँ, यस सर। लेकिन सर, अगर मोहिनी डबल एजेंट का काम कर रही थी, यानी वो दोनों के लिए एसेट थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे किसी ने मार दिया? विवेक, जिस रात मोहिनी का कत्ल हुआ उस रात वो हमें उन टेररिस्ट के प्लान्स के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसे किसी ने मार दिया। पहले भी वो एक बार सनाया के ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वहां कोई और भी था, इसलिए उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। विवेक बॉस की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। मोहिनी की सच्चाई जानने के बाद उसे अपने मिशन और आइडेंटिटी को लेकर टेंशन होने लगी थी। अभी तक तो कोबरा यूनिट को यही लग रहा था कि मोहिनी की सनाया और उन टेररिस्ट के बीच इकलौती कॉमन लिंक थी, लेकिन अगर उसका मर्डर हो गया है तो कहीं ना कहीं उन टेररिस्ट को भी पता चल गया होगा कि मोहिनी एक डबल एजेंट की तरह काम कर रही थी। और सनाया, वो कितना जानती है? हमारे इन्फॉर्मर्स से पता चला है कि इस टेररिस्ट अटैक के बारे में सनाया को कोई जानकारी नहीं है। उसे तो सिर्फ यही लगता है कि वो उन क्रिमिनल्स का पैसा मार्केट में घुमा रही है। विवेक, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द इस टेररिस्ट प्लान का पता लगाना होगा। यस सर। इतना कहकर विवेक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ तो दिव्या, मैं कह रहा था कि विवेक ने पलट कर देखा तो दिव्या वहां नहीं थी। विवेक के चेहरे पर उदासी छा गई। इन सब के बीच दिव्या से बात अधूरी ही रह गई। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं। विवेक कॉलेज से पैदल ही निकल गया।
उसके दिमाग में अपने बॉस की बातें घूम रही थी। उसे वो रात याद आ गई जिस रात वो सनाया के ऑफिस में रुक गया था और उसने वहां मोहिनी को देखा था। हो सकता है कि मोहिनी को शक हो गया हो कि उस रात ऑफिस में मैं ही था, और फिर कोबरा यूनिट ने भी सनाया को मुझसे मिलवाने के लिए उस पर जोर दिया था, जिससे मोहिनी को ये लगने लगा होगा कि मैं भी कोबरा यूनिट के लिए काम कर रहा हूँ। इसी वजह से वो मुझ पर नजर रखने लग गई थी। विवेक को सारे इंसिडेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे। अचानक उसे मोहिनी के साथ आखिरी मुलाकात भी याद आ गई। आखिरी बार जब मेरी और मोहिनी की मुलाकात हुई, उस वक्त भी मुझे मोहिनी का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। हो सकता है कि दिव्या जब अपना सामान लेने फ्लैट में गई हो तो मोहिनी दिव्या से मिली हो, और शायद उसने सनाया की तरह दिव्या को भी हिप्नोटाइज कर दिया हो, और दिव्या उसी हिप्नोटाइजेशन स्टेट में मुझसे मिली हो। जो कुछ भी मैंने दिव्या को बताया वो दिव्या के थ्रू मोहिनी को भी पता चल गया होगा। ये सब सोचते ही विवेक के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसके चेहरे पर परेशानी और डर साफ साफ दिखाई देने लगा। तो क्या वो मैसेज मोहिनी ने मुझे भेजा था? नहीं, पुलिस के मुताबिक उसकी मौत तो रात को पहले ही हो गई थी। यानी मोहिनी के अलावा भी कोई है जो मेरे बारे में जानता है। जिसने भी वो मैसेज किया था शायद वही मोहिनी का कातिल है। मुझे बॉस से ये बात छुपानी नहीं चाहिए, इससे हमारे मिशन को भी खतरा हो सकता है। विवेक ने अपने बॉस को कॉल किया। हाँ विवेक। सर, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी। हाँ बोलो। विवेक ने बॉस को उस अनजान नंबर से आए हुए मैसेज के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें यह भी बता दिया कि उसने दिव्या को अपनी असली पहचान के बारे में बता दिया था और शायद वो उस समय हिप्नोटाइज थी। वहीं से मोहिनी और शायद उस मैसेज करने वाले अनजान आदमी को भी ये बात पता चल गई। ये सब सुनकर उसके बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विवेक, आर यू सीरियस? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम एक इंटेलिजेंस एजेंट हो। अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी पहचान इस तरह कैसे रिवील कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आज हमारा मिशन खतरे में है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए सर। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? पहले भी जब तुम्हारी तस्वीर टीवी पर आई थी मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम्हें यूनिट से कुछ वक्त के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। इस केस के लिए एक नया एजेंट अपॉइंट किया जाएगा। सर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मामला बहुत सेंसिटिव हो गया है। मुझे सस्पेंड करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें उन आतंकवादियों को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। हम उनके बहुत करीब हैं। उन्हें पता था कि हम आज नहीं तो कल मोहिनी की मदद से उन तक पहुंच ही जाएंगे, इसीलिए उन्होंने उसे मार डाला। विवेक के लाख समझाने पर भी बॉस ने उसकी एक न सुनी। नो विवेक, रूल्स आर रूल्स। मिशन खत्म होने के बाद तुम पर इंक्वायरी बैठेगी। हो सकता है कि तुम पर अब नजर रखी जा रही हो, इसलिए अपना सस्पेंशन हटने तक तुम्हारा किसी भी कोबरा यूनिट के एजेंट को कांटेक्ट नहीं होगा। तुम्हारे लिए आगे जो भी ऑर्डर्स होंगे उसके लिए सिर्फ मैं तुम्हें फोन करूंगा, वरना तुम्हारी वजह से पूरा डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इससे पहले कि विवेक कुछ कह पाता, दूसरी तरफ से कॉल कट गया था। वो कुछ पल तक फोन को देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में कई उलझनें एक साथ पनप रही थी। उसने अपने आप को संभाला और धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन अब उसकी आंखों में बेचैनी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस था। मैं सिर्फ एजेंट नहीं, सनाया का पति भी हूँ। मैं जब तक चाहूं यहाँ रह सकता हूँ। अब मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द पता करना होगा कि इस प्लान के पीछे कौन लोग हैं। मन में मिशन पूरा करने की जिद लिए उसने फोन उठाया और शालिनी का नंबर डायल किया। हेलो, मोहिनी जिन शहरों के बारे में अपने कंप्यूटर में देख रही थी वो मुझे भेज सकती हो क्या? हाँ, लेकिन क्या हुआ? आप भेजो तो। इसके बाद विवेक ने फोन काट दिया और अगले ही सेकंड उसके फोन में एक मैसेज आया। ये शालिनी का ही मैसेज था। वो उन लोकेशंस को ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसके कुछ समझ नहीं आया। विवेक पैदल चलता हुआ अब वापस सनाया के घर पहुंच चुका था। उसने अब वहां से अपनी गाड़ी निकाली और सीधा ऑफिस की तरफ ड्राइव करने लगा। विवेक ऑफिस पहुंचने के बाद जाकर अपने कैबिन में बैठा
और हर जगह नजर घुमाने लगा। आज की रात कुछ करना होगा। मेरा भी अब ज्यादा दिनों तक इस शहर में रहना सेफ नहीं है। जहां विवेक इस वक्त ऑफिस खाली होने का इंतजार कर रहा था, वहीं ऑफिस की दूसरी तरफ आज रघुवीर भी विवेक पर खास ध्यान रख रहा था। उसने अपने टेबल का ड्रॉर खोला तो उसमें वही मास्क पड़ा हुआ था जिसे पहनकर वो पहले मोहिनी के घर पहुंचा था। इसके साथ साथ मास्क के नीचे एक गन भी थी। उसने दोनों ही चीजें अपने बैग के अंदर डाल ली। कुछ देर में एक एक करके लोग ऑफिस से जाने लगे। जब सनाया भी वहां से बाहर जाने लगी तो रघुवीर भी उसके साथ बाहर चला गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो विवेक अभी भी अपने कैबिन में ही बैठा हुआ था। बस कुछ देर और, फिर ये केबिन और तुम्हारी गर्दन दोनों मेरे होंगे। तभी सनाया ने उसके कंधे पर हाथ मारा। कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा वो क्लाइंट आ रहा है ना कल? हाँ बिल्कुल। तो क्या आज ही कैश निकाल लें? नहीं, मैंने उसे 2 दिन रुकने के लिए कहा है। पैसा डिलीवर करने से पहले एक बार सब कुछ फिर से चेक कर लेते हैं। मेक सेंस। सनाया फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई और रघुवीर भी जाकर अपनी कार में बैठ गया और उसने वो मास्क पहन लिया। वहीं ऑफिस में विवेक अब अपने कैबिन से बाहर आ चुका था। उसके पास सिक्योरिटी रूम की चाबी थी। उसने वहां जाकर सनाया के कैबिन की चाबी उठाई और उसे अनलॉक करने लगा। दरवाजा खोलने के बाद वो जाकर सनाया के ड्रॉर चेक करने लगा, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं था। वो टेबल के नीचे देखने के लिए झुका कि तभी एक गोली आकर पीछे पड़ी चेयर को लग गई। विवेक अब टेबल के पीछे ही छुप गया, लेकिन दूसरी तरफ से वो आदमी गोलियां चलाता रहा। उसने गन में साइलेंसर लगा रखी थी, इसलिए गोलियों की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। विवेक ने अपना सर बाहर निकाल कर देखा कि एक आदमी कैबिन के दरवाजे के बाहर से ही शूट कर रहा था और उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। बाहर आ जाओ, अब छिपने का कोई फायदा नहीं है, खेल खत्म। ये वही आदमी है, इसी ने वो मैसेज भेजा होगा। विवेक ने 1-2 बार अपने शरीर को टटोला तो उसे अपनी गन मिल गई। वो भी साइलेंसर लगाकर काउंटर अटैक की तैयारी करने लगा। तुमने आने में देर कर दी, वरना तो मैं बाहर ही था। जितना मजाक करना है कर ले। कैबिन से निकलने का एक ही रास्ता है और उस दरवाजे पर मैं खड़ा हूं। कब तक इस बिल में छुप पाएगा? तो तुम वहां से हट क्यों नहीं जाते? इससे पहले कि रघुवीर समझ पाता कि विवेक क्या कहना चाहता था, उसने देखा कि अचानक से एक ऑफिस चेयर उसकी तरफ आ रही थी। फिर विवेक उठा और उसने भी रघुवीर की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। रघुवीर बचने के लिए पीछे हटा तो विवेक तेजी से दौड़ता हुआ कैबिन से बाहर आया और बाहर एक दीवार के पीछे छिप गया। अब रघुवीर ने उस पर तेजी से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अचानक गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई। विवेक ने दीवार के बाहर सर निकाला तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसे एक टेबल के पीछे से गोलियों की मैगजीन बदलने की आवाज आ रही थी। विवेक अब वापस दीवार के पीछे छिप गया और अब उसने अपनी गन की मैगजीन निकाली। उसमें सिर्फ 4 गोलियां बची थी। मुझे एक्स्ट्रा गोलियां लानी चाहिए थी। तभी अचानक विवेक की तरफ गोलियां चलने लगी। अब बाहर आ भी जाओ, यहाँ भी अंडर कवर ही रहोगे। तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? मोहिनी ने? रघुवीर ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, वो मोहिनी किसी काम की नहीं निकली। वो मैंने तो तुम्हारे बारे में पूछा भी नहीं था। वो तो अपनी जान बचाने के लिए खुद ही सब कुछ बड़बड़ाने लगी थी और मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विवेक ने अब एक बार फिर दीवार से सर निकाल कर देखा। अभी वो मास्क वाला आदमी उससे दूर ही था। तुम्हें किसने भेजा है? कोई पाकिस्तानी है क्या? मैं तो बस तुम्हारे लिए आया हूँ। जल्दी बाहर आ जाओ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। विवेक ने अब छुपकर सीधा उसके हाथ की तरफ निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन विवेक की गोली जाकर एक कॉफी मग को लग गई। विवेक अब फिर से पीछे हट गया और रघुवीर को गुस्सा आने लगा। वो अब गुस्से में हर तरफ गोलियां चलाने लगा, जिससे कई सारे मॉनिटर्स और ऑफिस का दूसरा फर्नीचर टूटकर गिरने लगा। विवेक दीवार के पीछे से ये सब देख रहा था। इसके पास बर्बाद करने के लिए कितनी गोलियां हैं? मेरे पास तो बस 3 ही रह गई हैं। वहीं रघुवीर को भी एहसास हो गया था कि उसे यूं गोलियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब उसके पास भी सिर्फ 6 गोलियां ही बाकी रह गई थी।
अब वो दबे पांव उस दीवार की तरफ आगे बढ़ने लगा। विवेक को इस सन्नाटा सही नहीं लगा। क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल चुप हो गए। तभी अचानक दीवार की तरफ से एक हाथ निकला और उसने ट्रिगर दबा दिया। विवेक वक्त पर नीचे झुक गया और वहां से भागते हुए उसने भी 2 गोलियां चला दी। विवेक अब बाहर की तरफ एक टेबल के पीछे छिप गया। अब उसके पास एक ही गोली रह गई थी, जबकि रघुवीर के पास भी सिर्फ 2 गोलियां ही बची थी। उसने विवेक के टेबल की तरफ देखा और एक गोली चला दी। विवेक उठकर दूसरे टेबल की तरफ चला गया। सामने क्यों नहीं आते? गोलियां खत्म हो गई क्या? तभी विवेक ने वहीं से उसकी तरफ एक गोली चलाई, लेकिन रघुवीर हटकर बच गया। मेरे पास तो बहुत गोलियां हैं, तुम्हारे पास कहीं कम ना पड़ जाएं। विवेक ने अपनी आखिरी गोली उस आदमी को डराने में इस्तेमाल कर दी थी। अगर अब भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मुझे भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मगर वहां रघुवीर के पास भी अब एक ही गोली बाकी रह गई थी और वो भी गहरी सोच में पड़ गया था। अगर मेरी गोलियां खत्म हो गईं तो वो ट्रेंड ऑफिसर मुझे नहीं छोड़ेगा। इसे फिर कभी ठिकाने लगाता हूँ। रघुवीर जिस तरफ था वहां से बाहर जाना आसान था, इसलिए वो चुपके से पीछे हटते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। जब विवेक ने उसके पैरों की आवाज सुनी तो वो भी उठा और उसने हर तरफ देखा। वो तो चला गया, मुझे भी जाना होगा। कुछ देर बाद विवेक नीचे पार्किंग लॉट में पहुंचा और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रात के 3 बजे शनाया के घर पहुंचा और चुपके से अपने कमरे में जाकर लेट गया। आज तो बाल बाल बचे। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इस रेस में मुझे आगे रहना होगा। अगले दिन विवेक सुबह 9 बजे ही ऑफिस पहुंच गया ताकि किसी को ये शक ना हो कि वो देर रात तक वहीं था। जब वो ऑफिस में घुसा तो उसने देखा कि सभी एम्प्लॉयज टूटे हुए फर्नीचर और गोलियों के निशानों को देख रहे थे। शनाया और रघुवीर भी वहां बीच में खड़े थे। आखिर ये कौन कर सकता है? सब कुछ तोड़ दिया। कैमरे भी सिर्फ सनाया मैम की कैबिन में लगा है। ऐसे तो हमें कभी उसका पता नहीं चल पाएगा। कोई बात नहीं, शांत रहो, हम देख रहे हैं। क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? पुलिस का नाम सुनकर अचानक सनाया की आंखें बड़ी हो गई। नहीं नहीं, आज नहीं। आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाला है। इस जगह की एक बार सफाई करा लो। विवेक भी ये बातें सुन रहा था और अब वो जानना चाहता था कि आखिर ये इम्पोर्टेंट क्लाइंट कौन था। इम्पोर्टेंट क्लाइंट? उसमें ऐसा क्या खास है कि सनाया ने यहाँ पड़ी गोलियां इग्नोर कर दी? नजर रखनी होगी। ऑफिस अब पूरी तरह साफ हो चुका था और वहीं सनाया उस क्लाइंट के इंतजार में काफी नर्वस हो गई थी। इधर विवेक भी उस क्लाइंट के बारे में जानना चाहता था। दोपहर के 12 बजे के करीब रघुवीर एक आदमी के साथ ऑफिस के अंदर आया। विवेक ने देखा कि वो एक लंबे कद का आदमी था जिसकी दाढ़ी लंबी थी लेकिन सर पर कोई बाल नहीं था। आ गया वो क्लाइंट। अब बस कैसे भी इनकी बातें सुन लो। उस आदमी का नाम जावेद था और वो एक पाकिस्तानी था जो कुछ दिनों पहले ही बोट के रास्ते मुंबई पहुंचा था। जावेद का काम सनाया के पास से पैसे ले जाकर उन सभी शहरों में बांटने का था जहां जहां ब्लास्ट होने वाले थे। रघुवीर उसे सीधा एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया और फिर सनाया भी अपने कैबिन से उठकर उस कॉन्फ्रेंस में चली गई। पता नहीं ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे, मुझे बाद में पता करना पड़ेगा। जहां विवेक अब उस आदमी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, वहीं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर रघुवीर उसे सनाया से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। यही है जावेद, वो दुबई वाले क्लाइंट। सनाया ने जावेद की तरफ देखा और एक स्माइल की, लेकिन जावेद का चेहरा अभी भी सीरियस बना हुआ था। तो क्या आप पूरे 65 करोड़ ही विड्रॉ करना चाहते हैं? पूरे तो 80 करोड़ थे। 15 करोड़ आपका भी तो कट है। मेरे पैसे कब तक मिल जाएंगे? इससे पहले कि सनाया कुछ कहती, रघुवीर बीच में कूद पड़ा। कल तक थोड़ा थोड़ा कैश हर महीने निकाल कर हम लोग एक लॉकर में जमा कर रहे थे। आप आ गए हो तो आज ही लॉकर खाली कर देते हैं। आप कल सुबह आ जाइए। जावेद ने सनाया की तरफ देखा। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही मिलते हैं। जावेद खड़ा हुआ तो बाकी दोनों भी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। जावेद को खड़ा होते देखकर विवेक की आंखें भी उसी तरफ मुड़ गई। अब जावेद बाहर की तरफ जाने लगा।
विवेक ने देखा कि वो अकेला ही बाहर निकला है, इसलिए उसके ऑफिस से बाहर निकलते ही विवेक ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और उसके पीछे जाने लगा। जब तक वो लिफ्ट के पास पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो भागते हुए सीढ़ियों से ही पार्किंग लॉट पहुंचा और अपनी गाड़ी लेकर बाहर आया। विवेक ने देखा कि जावेद बाहर रोड पर जाकर एक टैक्सी में बैठ गया था। विवेक ने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली। वो उसका पीछा करते करते उसके होटल तक पहुंच गया। जैसे ही विवेक ने जावेद को होटल की लॉबी से अपने कमरे की तरफ जाते देखा तो वो भी रिसेप्शन पर पहुंच गया। हेलो सर। वो जो अभी गए हैं मेरे भाई हैं, मैं उनका रूम नंबर भूल गया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने विवेक को थोड़े शक की नजर से देखा। आप किसी अलग रूम में रुके हुए हैं? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मुझे उनके रूम में जाना है। क्या नंबर होगा? रिसेप्शनिस्ट ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने रखे एक बड़े से रजिस्टर के पन्ने पलटने लगी। 204। रूम नंबर सुनते ही विवेक ने एक बार उस रजिस्टर में झांक कर देखा तो उसे नजर आया कि रूम नंबर 204 किसी जावेद के नाम पर बुक्ड था। फिर विवेक तेजी से उस कमरे की तरफ भागा, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर झांकने का कोई तरीका नहीं था। बाहर जाकर देखता हूँ। विवेक होटल से बाहर पहुंचा और उन कमरों की खिड़कियों को देखने लगा। उसने उनमें से जावेद के कमरे की खिड़की की तरफ देखा जो दूसरे फ्लोर पर थी। विवेक ने अपने आसपास देखा और किसी को वहां ना देखते हुए वो दीवार पर चढ़ने लगा। जब उसने जावेद की खिड़की से उसे देखा तो जावेद सोने की तैयारी करता दिखा। ये कब तक सोएगा? मुझे ऑफिस पर भी नजर रखनी है। तभी विवेक ने अपनी शर्ट का बटन निकाला जो कि असल में एक मिनी कैमरा था और उसे उसी खिड़की पर बांध दिया। विवेक अब वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसके फोन कैमरे से सब कुछ नजर आ रहा था। अब विवेक वापस ऑफिस में अपने कैबिन में पहुंच गया। उधर रघुवीर 2 बड़े बड़े लाल बैग्स लेकर सनाया के कमरे में पहुंचा। जितनी जल्दी हम इस बोझ से अलग होंगे उतनी जल्दी हम अपना प्रॉफिट एंजॉय कर पाएंगे। मुझे ये बात नहीं समझ आई कि उन्हें ये पैसा कैश में क्यों चाहिए था। हमने इसे लीगल व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर तो दिया था। उनका पैसा है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अपने कैबिन में अब एक तरफ खड़ा होकर ये सब देखने वाला विवेक अभी नहीं जानता था कि उनकी क्या बात हो रही थी, लेकिन वो समझ गया कि इसी पैसे की वजह से सनाया पुलिस को नहीं बुलाना चाहती थी। विवेक ने देखा कि सनाया ने वो बैग्स अपने टेबल के नीचे रख लिया था। लगता है इसी पैसे के लिए वो जावेद यहाँ आया था। वो टेरर ग्रुप का पार्ट हो या नहीं, ये तो तय है कि ये पैसा क्राइम का है। विवेक ने अपना फोन निकाला और जावेद के कमरे की कैमरा फीड से एक स्क्रीनशॉट लेकर एक नंबर डायल किया। हेलो रोहित, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। विवेक, ये क्या कर रहे हो? तुम सस्पेंडेड हो। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अचानक से फोन कट गया और विवेक अपने आप को कोसने लगा। तभी एक दूसरे नंबर से फोन आया। विवेक ने कॉल उठा लिया। हेलो, ये सिक्योर लाइन है। वो फोन टैप्ड था। बताओ क्या काम है? एक आदमी की कुंडली निकलवानी थी, जल्दी हो जाएगा। क्या डिटेल्स है? सिर्फ उसकी फोटो है और इतना पता है कि ये आदमी इस वक्त देहरादून में मौजूद है। ठीक है, थोड़ा वक्त दो। हाँ, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ। इसके बाद विवेक ने जावेद की फोटो के साथ होटल की सारी डिटेल्स भी रोहित को मैसेज कर दी और फिर अपने कैबिन से निकलकर पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगा। विवेक अब अपनी गाड़ी लेकर जावेद के होटल के बाहर आ गया और वहीं पर गाड़ी लगाकर उसमें जावेद को फोन से ही मॉनिटर करने लगा। रात के 10 बज गए थे और विवेक अब भी उस होटल के सामने ही था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज घर जा चुके थे। तभी मास्क पहना हुआ रघुवीर वहां पहुंचा और उसने सिक्योरिटी रूम का दरवाजा एक चाबी से खोला। अंदर जाकर उसने सनाया के कैबिन की चाबी उठाई और साथ ही वहां सामने रखे कंप्यूटर की मदद से सनाया के कमरे की सीसीटीवी को भी डिसेबल किया। अब वो तेजी से सनाया के कैबिन की तरफ बढ़ा और उसने धीरे से दरवाजा खोला। अगले ही पल उसने टेबल के नीचे से वो बैग्स उठा लिए और उन्हें खोलकर देखा। उसमें काफी सारा कैश था। तुम्हारे लिए मैंने बहुत मेहनत की है, आखिर तुम मिल ही गए। रघुवीर ने वो बैग वापस बंद किया और फिर धीरे धीरे ऑफिस में भी सब पहले की तरह कर दिया।
और सिक्योरिटी रूम को लॉक करने के बाद वो बाहर आया। अब बस जावेद भाई से मिलना रह गया है। रघुवीर वहां से सीधा एक टैक्सी पकड़कर जावेद के होटल की तरफ जाने लगा। वहीं होटल के सामने विवेक अब भी जावेद पर नजर रखे हुए था। विवेक देख रहा था कि जावेद जागा हुआ था और नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकला था। फिर जावेद ने खिड़की की तरफ देखा और उस पर पर्दा लगा दिया, जिससे कैमरा पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। नहीं, अब मुझे ही वहां जाना होगा। विवेक ने होटल के मेन डोर की तरफ देखा, जहां से अभी भी कुछ लोग आ जा रहे थे। रुक जाता हूँ, कहीं वो बाहर ही ना चला जाए। विवेक स्टीयरिंग पर हाथ रखकर अब होटल की एंट्रेंस की तरफ ही देखता रहा। वहीं होटल रूम में जावेद को एक फोन आया। हेलो जावेद भाई, काम हो गया है, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। रात के वक्त विवेक अपनी कार में बैठा हुआ था। उसकी आंखें जावेद के होटल के बाहर मेन गेट पर टिकी हुई थी। उसे शक था कि हो ना हो जावेद टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ था और यहां कुछ बड़ा करने के लिए आया था। अचानक विवेक का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा, फोन उसके पुराने दोस्त और इंटेलिजेंस ऑफिसर रोहित का था। उसका नाम पढ़ते ही विवेक ने एक झटके से फोन उठा लिया। हाँ रोहित, बोलो, क्या खबर है? विवेक, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। जावेद के पास कई देशों के पासपोर्ट्स हैं, लेकिन वो भारत में किसी पासपोर्ट से नहीं बल्कि मुंबई के समंदर के रास्ते से आया है। मतलब एयरपोर्ट पर पकड़े जाने का रिस्क था उसे। वैसे तो ये पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन ज्यादातर ये अपने देश से बाहर ही घूमता रहता है। तुम्हारे बहुत काम आ सकता है, उठा लो उसे। विवेक ने गहरी सांस ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि उसे अपना मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा था। थैंक्स रोहित, मैं होटल के बाहर ही हूँ। फोन काटते ही विवेक ने जेब से एक सिगरेट निकाली और सुलगा ली। हवा में धुआं उड़ाते हुए एक बार फिर से उसने होटल के उस रूम की खिड़की की तरफ देखा, जहां जावेद रुका हुआ था। अब बचकर नहीं जा पाएगा। विवेक अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी विवेक की नजर होटल के मेन गेट पर रुकी टैक्सी पर पड़ी। उस टैक्सी से रघुवीर एक बैग लेकर बाहर निकला और उसने नजर चारों तरफ दौड़ाई। उसे देखकर विवेक ने तुरंत अपने आप को कार की आड़ में छुपा लिया। रघुवीर यहाँ क्यों आया है? और वो बैग्स, ये क्या खिचड़ी पक रही है? रघुवीर के अंदर जाते ही विवेक तुरंत एक पाइप के सहारे से चढ़ता हुआ सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया। उसने पर्दा हटाकर देखा तो रघुवीर कमरे के अंदर आ रहा था। अब वो खिड़की पर ही खड़ा रहकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। आओ रघुवीर, पैसे लाए हो? हाँ जावेद भाई, पूरे 65 करोड़ हैं। रघुवीर की बात सुनकर जावेद ने आंखें फाड़कर उसे देखा। तुमने इस बीच में बहुत कमाल का काम किया है। हमें तो लगा ही नहीं था कि इतना पैसा हम बिना किसी की नजरों में आए यहाँ ला पाएंगे। ये बात आपकी सही है। पिछले कुछ वक्त से हवाला कारोबारियों पर सभी की पैनी नजर है। अगर आप ये पैसा हवाला के जरिए भेजते तो पकड़ा जाता। सनाया को भी थोड़ा शक होने लगा था। कैसा शक? ये पैसा हमने नकली बिल्स के नाम पर लिया था और अलग अलग इंटरनेशनल कंपनी से हमारे पास आया था। इस वजह से ये पूरी तरह वाइट का पैसा था। फिर जब कैश में ही पेमेंट की बात आई तो सनाया को जरा सा शक हुआ। पर अभी जो हो रहा है उसके बारे में शक नहीं होगा ना? नहीं, उसे तो इस बात की भी भनक नहीं है कि उसका पैसा हमने चुरा लिया है। अब हमें सनाया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये पैसा आराम से लेकर जाइए और जब सनाया को पता चलेगा कि पैसा गायब हो गया है तो उसे अपनी जेब से सारा पैसा भरना होगा। ओह, तो तुम्हें भी 65 करोड़ मिलने वाले हैं? 65 तो नहीं है, लेकिन 50। आखिर हमने 15 करोड़ जो सनाया को दिए हैं उसकी भरपाई भी तो होगी। पैसा मेरे पास ही रहेगा। आपको जब जहां पर भी अगली बार जरूरत होगी सिर्फ मुझे फोन कर देना। इस बात पर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। वाह, दिमाग से काम लिया है तुमने। तुम जैसे सिपाहियों की वजह से ही हमारा मिशन कामयाब होगा। उनकी बातें सुनकर विवेक की सांसें तेज हो गई। वो ये सब जानकर हक्का बक्का रह गया। उसकी मुट्ठी कस गई और उसने अपने गन को बाहर निकाला और मजबूती से पकड़ लिया। 65 करोड़ रुपए?
क्या करना चाहते हैं ये इन पैसों से? और इस रघुवीर पर मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? उस मोहिनी ने तो ऐन मौके पर आकर हमें धोखा दे दिया था। उसी की वजह से प्लान में आखिर में फिर से बदलाव करने पड़े। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। मोहिनी के अलावा एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी यहाँ घूम रहा है जो सनाया का पति बना हुआ है। ऑफिस में भी देर रात तक रुक कर छानबीन करता है, लेकिन मैंने हमारे पेपर्स हमेशा अलग से अपने पास ही रखे हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर? मुझे आज लग ही रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या उसने मुझे देख लिया है? वो ऑफिस में तो मौजूद था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। कल सुबह इस चोरी का इल्जाम उसी के सर लगने वाला है, क्योंकि उसी को रात तक ऑफिस में रुकने की आदत है। उससे क्या होगा? पुलिस को तो पता चल ही जाएगा कि वो इंटेलिजेंस का आदमी है। नहीं, सनाया कभी पुलिस में नहीं जाएगी। अगर उसे पता चला कि विवेक ने उसका पैसा चुराया है तो वो अपने हाथ से उसे गोली मार देगी। रघुवीर अब हंसने लगा और जावेद की चिंता भी अब शांत होने लगी थी। रूम से हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन विवेक खिड़की के पास खड़ा हुआ गुस्से से आंख बबूला हो रहा था। बस बहुत हो गया, मुझे इनको अभी के अभी अरेस्ट करना होगा। और मन में यह ख्याल आते ही विवेक ने हाथ में गन लेकर खिड़की के अंदर छलांग लगा दी और अपनी गन जावेद और रघुवीर पर तान दी। दोनों अपने हाथ ऊपर कर लो और जरा सा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो भून के रख दूंगा। तुम दोनों का खेल अब खत्म हो चुका है। दोनों विवेक को वहां देखकर चौंक गए। रघुवीर ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। लेकिन जावेद अपने ऊपर तनी हुई गन को देखकर गुस्से से बौखला गया था। क्या बकवास है ये? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तू कौन है। लीगली हमारे देश में घुसने की औकात नहीं थी, इसलिए तू समुद्र के रास्ते आया है ना जावेद खान? तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमें यहाँ से ले जा सकते हो? बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब पता चल चुका है। अब तुम दोनों जेल में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाओ और बाकी प्लानिंग अब वहीं बैठकर करना। वहां तुम्हें बहुत वक्त मिलेगा। देखो विवेक, हम बैठकर बात कर सकते हैं। हमें पकड़कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम्हें सजा दिलाकर ही रहूंगा। जावेद विवेक को इस तरह बात करते देख बहुत गुस्से में आ चुका था। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। विवेक का ध्यान अपने ऊपर न होते देख रघुवीर इधर उधर बचने के लिए रास्ता देखने लगा। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना दाहिना हाथ दीवार पर लगे स्विच की ओर बढ़ाना शुरू किया। विवेक का ध्यान अब भी जावेद पर ही था। मेरी चिंता छोड़ो, तुम लोग अपनी सोचो। अब तुम लोगों के बचने के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। और उससे पहले कि विवेक उन्हें पकड़ने के लिए अपने कदम बढ़ाता, अचानक पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया था। अचानक हुए अंधेरे के कारण विवेक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसका फायदा उठाकर जावेद और रघुवीर कमरे से निकल गए। उनकी आवाज का पीछा करते हुए विवेक भी भागने लगा। दोनों होटल से निकलकर बाहर खड़ी एक वैन के पीछे छिप गए। विवेक ने बाहर आकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। रघुवीर, हमें अलग अलग रास्तों से भागना होगा ताकि हम में से कोई एक भी पकड़ा जाए तो कम से कम हमारा प्लान रुके नहीं। ठीक है, लेकिन अलर्ट रहना। ये कमीना बहुत चालाक है। अगले ही पल दोनों ने अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ना शुरू किया। इससे पहले कि विवेक जावेद का पीछा करता, वो पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। तभी उसकी नजर रघुवीर पर पड़ी, जो एक संकरी सी गली से होता हुआ भाग रहा था। रघुवीर ने भागते हुए पीछे पलटकर देखा। उसे विवेक दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन अगले ही पल वो किसी से टकराया। रघुवीर ने अपने सामने विवेक को पाया, जिसने उसे धर दबोचा। अरे कहां भाग रहे हो रघुवीर? क्या हुआ? अब तुम्हें तुम्हारा कैबिन नहीं चाहिए क्या? तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन हमारा मकसद पूरा होने से तुम रोक नहीं पाओगे।
हमारा प्लान कामयाब होकर रहेगा वो तो हम देख लेंगे। इतना कहकर विवेक उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक ले गया और उसे सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ ड्राइव करने लगा। इस वक्त पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर शालिनी भी मौजूद थी। विवेक, क्या हुआ? तुम रघुवीर को यहाँ क्यों लाए हो? और ये गन? मैं सब बताता हूँ, अभी रुकिए और इसे संभालिए, कहीं भाग ना जाए। विवेक ने फिर एक फोन नंबर डायल किया और एक कोने में चला गया। विवेक, तुमसे कहा था ना मैंने कि मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। देहरादून का मिशन खत्म हो चुका है सर। उन टेररिस्ट और सनाया के बीच मोहिनी ही अकेला लिंक नहीं थी, बल्कि सनाया का मैनेजर रघुवीर भी इसमें शामिल था। मैं उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आया हूँ। आप जल्दी से बैकअप भेजिए। विवेक की बात सुनकर उसके बॉस के बात करने का ढंग ही बदल गया। हाँ, मैं इंतजाम करता हूँ, तब तक तुम अपनी पूछताछ शुरू कर दो और तुम्हारा सस्पेंशन भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। जल्दी काम कर लो। जी सर। वैसे रघुवीर के साथ दूसरा आदमी भी था जो कि भाग चुका है। रोहित ने उसके बारे में बताया कि वो पाकिस्तानी है। मैं आपको उसकी एक फोटो भेज रहा हूँ। इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। ओके। इसके बाद विवेक ने भी शालिनी को अपने मिशन और रघुवीर के बारे में सब कुछ बता दिया। कुछ देर तक फिर विवेक ने उसी लॉकअप में रघुवीर से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। इसके बाद वहां पर कुछ एलीट सीबीआई ऑफिसर्स का एक दस्ता पहुंचा और विवेक उनके साथ चला गया। एक हेलीकॉप्टर की मदद से उसी रात विवेक और रघुवीर दोनों को ही दिल्ली में एक खास इंटेलिजेंस फैसिलिटी में भेजा गया। इधर रघुवीर को इंटरोगेशन रूम में बैठाया गया था। कमरे में एक टेबल था जिसके दोनों तरफ एक एक कुर्सियां थी, जिसमें से एक में रघुवीर बैठा हुआ था। उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दीवार के एक कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अकेले कमरे में बैठे हुए रघुवीर को 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो घबराहट में इधर उधर देख रहा था कि तभी विवेक जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आया। अचानक हुई आवाज से रघुवीर थोड़ा सहम गया। अब बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? तुम 100 बार भी पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगा। विवेक ये सुनकर हंसने लगा। 100 बार पूछने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं है। रघुवीर ने जैसे ही सर उठाकर विवेक का चेहरा देखना चाहा, तभी विवेक का हाथ तेजी से उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। विवेक के एक मुक्के से ही उसकी नाक से खून बहने लगा था। ये देहरादून नहीं है, ये मेरा इलाका है। यहाँ सवालों के सही जवाब ना देने पर हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। रघुवीर की बात सुनकर विवेक को गुस्सा आ गया और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाकर कुर्सी समेत नीचे गिर गया। तुम्हारे जैसे आतंकवादियों की वजह से ना जाने कितने मासूम लोग मारे जाते हैं। तुम लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन बस अब बहुत हुआ। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है बॉयज। विवेक की आवाज लगाते ही 2 हट्टे कट्टे जवान वहां आकर खड़े हो गए। बॉयज, हमारे मेहमान को हमारी मेहमान नवाजी पर शक है। इनके लिए एक नमूना पेश करो। इतना कहकर विवेक कमरे से निकल गया। उसके जाते ही उन जवानों ने रघुवीर को 3rd डिग्री टॉर्चर देना शुरू किया और कुछ ही देर में रघुवीर सब बताने को तैयार हो गया। जब विवेक वापस कमरे में आया तो रघुवीर के चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। हमारा प्लान भारत के 8 बड़े शहरों में ब्लास्ट करने का था। कब? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर आने में तो बस कुछ ही दिन बाकी है। हाँ, 8 अलग अलग शहरों में एक साथ एक वक्त पर ब्लास्ट होगा। कहाँ कहाँ होने वाले हैं ब्लास्ट? बताओ। ये मैं नहीं जानता। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच में नहीं जानता ब्लास्ट कहाँ होने वाले हैं। इतने बड़े ब्लास्ट करने के लिए ये लोग एक्सप्लोजिव्स कहाँ से लाएंगे? मुंबई में एक वेयर हाउस है जहाँ पर स्मगल किया हुआ RTX छुपा के रखा गया है। तुम्हें तो उस वेयर हाउस का पता ही होगा। कहाँ पर है वो? रघुवीर ने विवेक को उस वेयर हाउस की डिटेल्स दे दी। इसके बाद की पूछताछ में मोहिनी के मर्डर और विवेक पर हुए हमले की कुछ डिटेल्स भी उसने सामने रखी।
और फिर विवेक वहां से कुछ सोचते हुए बाहर आ गया। इधर जावेद के बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन कहीं से पता नहीं चल पा रहा था कि वो भागकर आखिर कहां गया। दूसरी तरफ विवेक ने कुछ सोचकर एक कॉल किया। सर, विवेक। हाँ विवेक, क्या अपडेट है? विवेक ने अपने बॉस को रघुवीर से मिली सारी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बताया। सर, किसी भी हालत में जावेद का हाथ आना बहुत जरूरी है। उसे हम ऐसे छोड़ नहीं सकते और ना ही मुंबई की इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं। तुम मुंबई के लिए निकलो। एक बार आरडीएक्स हमारे हाथ आ गया तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात जावेद की, तो उसे हम जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैं एजेंट सुहानी को उसके पीछे लगा दूंगा। वो तुम्हारे साथ लगातार टच में रहेगी। हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ओके सर। कुछ देर बाद सुहानी का भी विवेक को कॉल आया, जिसमें उसने विवेक से जावेद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांगी और फिर वो मिशन के बारे में दूसरी बातें करने लगे। सुहानी, हालात बहुत नाजुक हैं। ये हमारा आखिरी मौका है। इस मिशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, कुछ ही दिनों में जावेद हमारे कब्जे में होगा। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। सुहानी से बात करने के बाद विवेक उसी जगह पर अपने इंटेलिजेंस फैसिलिटी के ऑफिस में बैठा हुआ था। आधी रात हो चुकी थी। बुरी तरह थक जाने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। किसी भी कीमत पर मुझे ये अटैक रोकना ही होगा। बस मुंबई के वेयर हाउस से किसी तरह वो आरडीएक्स मिल जाए। विवेक मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकला, जहां इंस्पेक्टर सावंत उसका इंतजार कर रहे थे। विवेक सीधे उनके पास पहुंचा। हेलो, मैं विवेक। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर सावंत। मैं आपका ही वेट कर रहा था। पहले मैं आपको होटल छोड़ देता हूँ, आप फ्रेश हो लीजिए, फिर। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम सीधे वेयर हाउस चलेंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहें। विवेक, सावंत और उनके सभी ऑफिसर्स गाड़ी में बैठ गए। हवलदार सिंह, गाड़ी सीधे वेयर हाउस की तरफ ले लो। हवलदार सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी तेजी से मुंबई की हलचल भरी सड़कों से होते हुए वेयर हाउस की तरफ बढ़ने लगी। इंस्पेक्टर सावंत, हमें हर हाल में इस वेयर हाउस के मालिक से मिलना होगा। वही हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसी से हमें पता चल सकता है कि उनकी अगली कंसाइनमेंट कब और कहाँ पहुँचने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने ऑफिसर को बोल देता हूँ। वो वेयर हाउस के मालिक को लेकर वहीं पहुँच जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। बस सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम उसे धर दबोचेंगे। गुड। इन आतंकवादियों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और ये लोग अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं, लेकिन इनका बेस मुंबई में ही है, क्योंकि सारा आरडीएक्स यहीं पर आ रहा है और यहाँ से सभी शहरों में माल पहुँचने वाला है। अगर हम इन्हें यहीं रोक लेते हैं तो बाकी लोगों को पकड़ना आसान होगा। बिल्कुल सर, हमने अपने सारे इन्फॉर्मर एक्टिव कर दिए हैं। जल्द ही हमें इनके अगले कंसाइनमेंट का भी पता चल जाएगा। कुछ ही देर में वो वेयर हाउस पर पहुंचे। विवेक ने गाड़ी से उतरकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं अंदर चेक करवाता हूँ, शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा। तभी एक सिपाही वहां पहुंचा और सावंत के आगे आकर खड़ा हो गया। बाकी लोग कहाँ हैं? वो एरिया सिक्योर कर रहे हैं। वेयर हाउस बंद था, हमने खोलकर चेक किया तो हमें कुछ नहीं मिला। तो क्या वो सारा आरडीएक्स ले जा चुके हैं? लेकिन तभी एक कार के साथ एक पुलिस वैन वहां पहुंची और कार से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला। आपकी तारीफ? शेट्टी है, ये मेरा ही वेयर हाउस है। आपके पुलिस ऑफिसर ने मुझे यहाँ आने बोला था। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या सर? विवेक ने शेट्टी को ऊपर से नीचे तक देखा। पुलिस को देखकर भी वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके वेयर हाउस का इस्तेमाल कुछ इलीगल काम के लिए हो रहा है। आरडीएक्स स्टोरेज की खबर है। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे तो बताया गया था कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और उसी से रिलेटेड सामान यहाँ रखते हैं। उसकी बात सुनकर विवेक और सावंत दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। बताया गया था मतलब? ये वेयर हाउस आपका ही है ना? हाँ मेरा ही है, लेकिन मैंने ये किराए पर दिया है। किसे किराए पर दिया था आपने? फैजल नाम है उसका। और कहाँ रहता है ये फैजल? वो तो दुबई में रहता है। तो यहाँ उसका काम कौन देखता है? कोई आजम नाम का लड़का है। पिछले हफ्ते तक वेयर हाउस उन्हीं के पास था।
फिर खाली करके चले गए। क्या आपको कभी कोई शक नहीं हुआ उनके काम पर? नहीं, मेरा पैसा हर महीने टाइम पर आ जाता है, तो मुझे यहाँ आने की जरूरत भी नहीं होती, और ना ही मेरे कभी बात होती है फैजल से। सावंत, हमें इस आजम के बारे में सारी डिटेल्स निकालनी होंगी। जी बिल्कुल, मैं अभी अपने ऑफिसर्स को इस काम में लगा देता हूँ। आपकी इस फैसल से आखिरी बार कब बात हुई है? कल रात ही। उसने आज से दोबारा 2 हफ्ते के लिए वेयर हाउस मांगा है। मैं तो उसे कॉल ही करने वाला था कि पुलिस का कुछ लफड़ा हो गया। विवेक ने शेट्टी को घूर कर देखा। शेट्टी को लगा जैसे कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। फिर से वेयर हाउस मांग रहे हैं तो मतलब फिर सामान आने वाला है। उनके सामान को आने दो। शेट्टी साहब, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें वेयर हाउस दे दो। ठीक है। शेट्टी अब दोबारा अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। अब इंस्पेक्टर सावंत विवेक के पास आए। सर, ये क्या किया? हम उन्हें सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? नहीं सावंत, ये लोग चौथी बार कोई शिपमेंट यहाँ भेज रहे हैं, और इससे पहले भी वो जावेद इसी रास्ते से यहाँ पहुंचा था। ये पता करना होगा कि ये लोग कैसे इतनी आसानी से कस्टम्स को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने आज से ही वेयर हाउस मांगा है, तो हो सकता है आज ही उस शिपमेंट के आने का दिन हो। अपने खबरियों से पता करवाओ कि पूरा प्लान क्या है। तब तक मैं इस आजम के बारे में पता करता हूँ। मैं सभी को रात के ऑपरेशन के लिए पहले से ही अलर्ट कर देता हूँ। हमारे ऑफिसर सिविलियन कपड़ों में पहले से ही यहाँ तैनात रहेंगे। इस काम में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और उनकी मौत के जिम्मेदार हम होंगे। विवेक की बात सुनकर सावंत कुछ देर तक विवेक को ही देखता रह गया। उसे मामले की गंभीरता समझ में आ चुकी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर, हम ऐसे नहीं होने देंगे। और इस वेयर हाउस पर नजर रखो। ये सर, लेकिन अभी यहाँ से निकलते हैं। मैं अपने ऑफिसर्स को यहाँ पर नजर रखने बोल देता हूँ। हाँ चलो। विवेक जाते जाते भी उस वेयरहाउस को ही देख रहा, और तभी उसे सुहानी की याद आई। सुहानी का कोई अपडेट नहीं आया, उसे जावेद मिला या नहीं? उधर कोबरा यूनिट को सीसीटीवी फुटेज और कुछ खबरियों की मदद से पता चला था कि जावेद को अहमदाबाद में देखा गया था। सुहानी भी अहमदाबाद पहुंच गई थी और एक अनजान सड़क पर अपने अगले ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी। कहाँ मर गया है ये जावेद, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। तभी सुहानी का फोन बजने लगा। ये उसी खबरी का फोन था जिसने अहमदाबाद में जावेद को ढूंढा था। सुहानी ने एक झटके से फोन उठाया। बोल, कुछ पता चला? और प्लीज कोई अच्छी खबर देना। अरे मैडम, बहुत अच्छी खबर है, सुनकर आप मुझे इनाम देंगे। तो पहले इनाम लेगा या खबर सुनाएगा? आप जिसकी तलाश कर रही हैं वो मेरे सामने है। कहाँ है तू इस वक्त? लोकेशन भेज दी है, इससे पहले कि कबूतर उड़ जाए आप धर दबोच लीजिए। बस मैं भी उड़कर आ रही हूँ, तू नजर मत हटाना उस पर से। और इतना कहते ही सुहानी अपने मोबाइल पर उसकी लोकेशन देखी और तेजी से अपनी जीप से उस तरफ निकल पड़ी। कुछ ही देर में सुहानी उस लोकेशन पे थी। उसे देखते ही उसका खबरी दौड़कर उसके पास आया। कहाँ है? पीछे पलट कर देखिए मैडम, बस उड़ने ही वाला है वो। सुहानी ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उससे थोड़ी दूर पर ही जावेद एक होटल से निकलकर एक गली में जा रहा था। सुहानी उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस मार्केट में तो उसे पकड़ना ठीक नहीं रहेगा। अगर उसने पलटकर हमला किया तो आसपास लोगों की जान जा सकती है। चुपचाप इसके पीछे चलना ही ठीक है। जावेद का पीछा करते करते सुहानी एक सुनसान गली से होते हुए एक पुराने से घर के पास पहुंची। जावेद ने एक बार पलटकर अपने चारों तरफ देखा। उसके पीछे पलटने से पहले ही सुहानी ने अपने आप को एक मोटे से खंबे की आड़ में छुपा लिया। सुहानी ने फिर धीरे से झांक कर देखा तो जावेद उस पुराने से घर में घुस रहा था। सुहानी ने तुरंत किसी को फोन लगाया। यस मैडम। लोकेशन भेज रही हूँ, मेरी गाड़ी लाकर यहाँ छोड़ दे बस। सुहानी ने फोन काटते हुए अपनी पिस्तौल निकाली और लॉक खोलते हुए एक नजर उस पुराने घर की तरफ घुमाई। वेयरहाउस से मिली इंफॉर्मेशन से विवेक को यह पता चल चुका था कि आतंकवादियों का एक और कंसाइनमेंट वहां आने वाला था और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके कुछ ऑफिसर्स वेयरहाउस पर कड़ी नजर रख रहे थे। उधर ऑफिस में वो अपना एक्शन प्लान अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था।
कमरे में एक बड़े से टेबल पर एक नक्शा फैला हुआ था जिसमें कई जगहों पर निशान लगाए गए थे। हमारे इंटेल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो कंसाइनमेंट आज रात समुद्र के रास्ते एक बोट पर आएगा। हमें वो बोट पहचाननी है। ये हमारा आखिरी मौका है, हम इसे गंवा नहीं सकते। हमें पूरे डॉक पर फैलकर वहां आने जाने वाले हर इंसान पर नजर रखनी होगी। सर, हमने डॉक से लेकर वेयर हाउस तक के सभी रास्तों पर निगरानी रखी हुई है। जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है हमें तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। सभी लोग अपने अपनी जगह पर तैयार रहना और याद रहे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। विवेक ने सामने पड़े नक्शे में एक जगह पर उंगली रखते हुए इशारा किया। ये डॉक का एंट्री पॉइंट है। रात को हम सब यहीं पर मिलेंगे। मेरी टीम और सावंत मेरे साथ डॉक के अंदर पोजीशन लेंगे और बाकी टीम आसपास के इलाकों में नजर रखेगी। कोई शक या सवाल? नो सर। गुड, लेट्स कैच देम। विवेक के इतना कहते ही पूरी टीम ने जोश के साथ अपने अपने हथियार उठाए और कमरे से निकल गए। उसके जाने के बाद विवेक ने भी नक्शा मोड़कर अपने बैग में रखा और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ गहरी सांस ली और तेज कदमों से चलते हुए वो कमरे से निकल गया। इधर अहमदाबाद में सुहानी को जावेद की लोकेशन का पता चल चुका था। वो एक अंधेरी गली में अपनी कार में बैठकर उस घर पे नजर रख रही थी जिसमें कुछ देर पहले जावेद गया था। जावेद, तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। बड़ी देर हो गई, ये बाहर क्यों नहीं आया अभी तक? अंदर ही ठोक देती हूँ साले को। हेलो सर। यस सुहानी, एनी अपडेट अबाउट जावेद? सर, जावेद पर मैंने नजर रखी हुई है। वो कुछ देर पहले रिहायशी इलाके से थोड़ी दूर एक सुनसान घर के अंदर गया है। मैं बस अंदर जाने ही वाली थी। नो सुहानी, उस घर में और टेररिस्ट हो सकते हैं। बैकअप टीम को बुलाओ, फिर अंदर जाना। ओके सर। सुहानी ने बैकअप टीम को इन्फॉर्म किया था कि तभी उसने देखा कि जावेद घर से बाहर निकलकर तेज कदमों से गली की तरफ मुड़ गया। अब बाहर रात हो चुकी थी जिस वजह से उसे तुरंत ही जावेद के पीछे जाना था, लेकिन तभी उसने देखा कि उस घर में अभी भी एक रोशनी जल रही थी और कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। हो सकता है ये वापस होटल ही जा रहा हो। मुझे ये देखना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। बैकअप टीम का वेट करूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। अब जो करना है मुझे ही करना है। सुहानी ने अपनी गन निकाली और धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। उसने ध्यान से दरवाजा खोला और दबे पांव अंदर गई। इससे पहले कि वो कुछ देख पाती, अंदर आते ही किसी ने उस पर कपड़ा डाल दिया। सुहानी इस अटैक के लिए तैयार नहीं थी। उसने जैसे ही अपने ऊपर से कपड़ा हटाया, उसने देखा कि दो लोग बंदूक ताने उसके सामने खड़े थे। तभी उसे एहसास हो गया था कि ये एक ट्रैप था। जावेद को पहले ही पता चल गया था कि कोई उसे फॉलो कर रहा था। उसने सुहानी को गुमराह करने के लिए ये जाल बिछाया था। लगता है घर में एक मेहमान आया है। जावेद भाई इससे घबरा रहे थे। अरे ये तो खुद नाजुक सी कली है। बेटा, मैं कली हूँ या काली, ये तो तुझे थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। सुहानी अब एक तेज छलांग मारकर दोनों टेररिस्ट पर वो दोनों अपना बैलेंस खोकर लड़खड़ाए और नीचे गिर गई। मौके का फायदा उठाकर सुहानी ने उन पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने सुहानी के चेहरे पर अटैक किया। एक पल के लिए सुहानी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने देखा कि वो दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। उसने फुर्ती से उनमें से एक को पीछे से जाकर पकड़ा और उसका सिर दीवार पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। इतने में दूसरे आतंकी ने सुहानी पर वार करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुहानी ने अपनी गन उठाई और उसके सीने पर 2 गोलियां दाग दी। सुहानी ने बेहोश आतंकी के हाथ बांधकर उसे अपनी गाड़ी में डाला और अपना फोन निकालकर नंबर डायल किया। यस सुहानी। सॉरी सर, मैंने आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। व्हाट? अभी क्या स्टेटस है? सुहानी ने विवेक को सब कुछ बता दिया। गुड जॉब सुहानी, बट स्टिल तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था। उस आदमी से सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ और जावेद अभी भी अहमदाबाद में ही होगा। जितनी जल्दी हो सके उसका पता लगाओ। उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। यस सर। इधर जावेद होटल के कमरे में बैठा न्यूज देख रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जावेद ने दरवाजा खोला। सामने 4 लड़के खड़े थे।
जो जावेद का इशारा करते ही कमरे के अंदर आ गए। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भाईजान, आपकी दुआ से सफर अच्छा रहा। आपके भेजे हुए लोगों ने आराम से हमें गुजरात बॉर्डर पार करा दिया। सफर लंबा था, थक गए होंगे। कुछ खा पी लो और आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। जी भाईजान। कुछ देर बाद चारों जावेद के सामने बैठे हुए थे और जावेद किसी सोच में डूबा हुआ था। जावेद भाईजान। हाँ, बताएं भाईजान, आगे करना क्या है? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद तुम्हें अच्छी तरह पता है। सभी शहरों में RDX पहुंच चुका है और पैसा पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। तुम सभी को बॉम्ब बनाना आता है। जहां जहां बताया गया है वहां पहुंचो और वहां पर हमारे साथियों को ढूंढकर बॉम्ब बनाना शुरू करो। हम तो 4 ही हैं, बाकी शहरों का क्या? उसके लिए कुछ यहाँ के लोगों की भी मदद ली गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसा पकड़ा दूंगा। उन्हें लेकर अपने अपने शहर पहुंचो और अपने साथियों को ढूंढकर उनमें वो पैसे बांट देना। याद रखना, वो लोग हमारे साथ सिर्फ पैसे के लिए हैं, लेकिन हमारे जिहाद का अपना एक मकसद है। जी भाईजान। बस मुझे इंतजार है 30 अक्टूबर के उस मुबारक दिन का, जिस दिन हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और याद रहे, किसी भी शहर की एक टीम के बारे में बाकियों को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अगर कोई पकड़ा भी जाए तो बाकी लोग अपना काम करते रहना। इसके बाद जावेद ने उन चारों आतंकियों को पैसे से भरा एक एक बैग दिया। बैग लेकर वो लोग वहां से निकल गए। तभी सुहानी भी अपनी कार में जावेद के होटल के बाहर पहुंच गई। उन चारों लड़कों के जाते ही जावेद ने अपनी घड़ी देखी। अब कुछ घंटे सो लेना चाहिए। अब आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन डॉक पर अभी भी कई जहाज आ रहे थे, जिस वजह से वहां पर वर्कर्स की काफी भीड़ भी थी। विवेक ने एक ईयरपीस पहना हुआ था, जिससे वो बाकी के पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी कांटेक्ट में था। सावंत को तभी कुछ नजर आया। सर, वो आ गए हैं। विवेक ने देखा कि करीब 4 से 5 आदमी वहां डॉक पर आ गए थे। बस इतने ही लोग हैं? हाँ, ये लोग अपने साथ एक गाड़ी भी लेकर आए हैं। वहां भी हमने 2 लोगों को तैनात कर दिया है। ठीक है, अब इनके ऊपर से नजर मत हटाना और देखते रहो कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि 2 कंटेनर शिप्स एक साथ ही वहां पहुंच रही थी, जिसने डॉक को पूरी तरह से ढक लिया था। विवेक ने देखा कि उन वेयरहाउस वाले लोगों में से एक आदमी के हाथ में बड़ी सी टॉर्च थी। उसने जब वो ऑन की तो उसमें से हरी रोशनी निकलने लगी, जिससे वो शिप को सिग्नल दे रहा था। सावंत, तुम ये देख रहे हो? हाँ सर। ये किस शिप को सिग्नल दे रहा है? ये कोई दुबई की कंटेनर शिप है। तो यहां से आते हैं हथियार। इसके बाद विवेक ने देखा कि जब वो शिप दूर ही खड़ी थी, तभी उसकी एक लाइफ बोट धीरे धीरे नीचे आने लगी। विवेक के पास दूरबीन थी। उसने दूरबीन से देखा तो उस बोट से एक सर भी बाहर निकल रहा था। वो आदमी अब उस बोट को चलाते हुए किसी दूसरी डायरेक्शन में ला रहा था, जहां पर अंधेरा था। तुमने डॉक पर मौजूद पुलिस को तो अभी तक अलर्ट नहीं किया है ना? नहीं, क्या उन्हें बताना था? नहीं, वो बोट देखो जो डॉक के दूसरे कोने की तरफ जा रही है। इसको कभी ना कभी तो डॉक पुलिस नोटिस करेगी। मुझे देखना है तब क्या होता है। जैसे जैसे वो बोट डॉक के करीब आने लगी, उन टेररिस्ट के बीच भी हरकत बढ़ गई और वहां मौजूद विवेक की टीम भी छिपकर उन्हें फॉलो कर रही थी। उनके पीछे जाते हुए आखिर में उन्होंने देखा कि बोट डॉक पर पहुंच गई थी और उसके आसपास 2 पुलिस वाले खड़े थे, जो बड़ी ध्यान से इधर उधर देख रहे थे। ये पुलिस वाले हमारी टीम में नहीं है सर। समझ गया, लेकिन मुझे देखने दो आगे क्या होता है। इसके बाद विवेक को नजर आया कि वो सभी लोग जाकर उन 2 पुलिस वालों से मिले। उनमें से एक आदमी ने एक पुलिस वाले को गले लगाया और इस बीच एक नोटों की गड्डी उसकी जेब में डाल दी। विवेक ने अपनी गन लोड कर दी और उठकर खड़ा हो गया। नाउ। विवेक का एक इशारा मिलते ही वहां खड़ी पुलिस वालों की पूरी फौज अपने अपने छिपने की जगह से बाहर आ गई। इस वक्त पूरे डॉक पर करीब 70 से 80 पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस वालों को आता देखकर वो लोग अचानक घबरा गए। उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने तुरंत सरेंडर कर दिया। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए एक आदमी समंदर में कूद पड़ा। विवेक ने उसे देखा तो वो भागते हुए वहां पहुंचा और खुद भी पानी में कूद गया।
वो आदमी तैरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी पुलिस की एक बोट उसके सामने आ गई। वहीं उसके पीछे अब विवेक भी पहुंच चुका था। वहीं अहमदाबाद में सुहानी किसी तरह बचते हुए जावेद के होटल के सामने पहुंच गई थी। उसे डर था कि कहीं जावेद उसे उसकी गाड़ी से ना पहचान ले, इसलिए वो टैक्सी में यहां आई थी। सुहानी होटल के रिसेप्शन में पहुंची। टेररिस्ट से लड़ते वक्त उसकी शर्ट ऊपर से फट गई थी। साथ ही वहां पहुंचकर वो बार बार जावेद को ढूंढने के लिए इधर उधर भी देख रही थी, जिस वजह से रिसेप्शनिस्ट को उस पर कुछ शक जरूर हुआ, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। एक रूम मिल सकता है? श्योर। सुहानी ने इसके बाद रिसेप्शन में रजिस्टर पर सिग्नेचर्स करते हुए जावेद का नाम पढ़ लिया और उसका रूम नंबर देख लिया। इसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में पहुंच गई। उसने चेकआउट तो नहीं किया है, पर पता नहीं वो होटल वापस आया भी है या नहीं। सुहानी अब बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकली और जावेद के रूम के बाहर पहुंची। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो उसे अंदर चल रहे पंखे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुहानी ने अपनी जेब से एक वैसा ही बटन जैसा दिखने वाला मिनी कैमरा निकाला जो विवेक इस्तेमाल करता था और उसे बाहर एक सेफ जगह देखकर चिपका दिया। वो वापस अपने कमरे में आ गई और उसने फोन पर देखा कि कैमरा सही काम कर रहा था। इसके बाद उसने विवेक का नंबर डायल किया। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और थकान के कारण उसकी आंख लग गई। वहीं दूसरी तरफ विवेक अब डॉक पर पकड़े गए उन लोगों को मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में ले आया था। विवेक ने सभी को लॉकअप में ही उल्टा टांगा हुआ था और उसके हाथ में एक लाठी थी। तो अब तुम लोगों में से कौन बताएगा कि इस सब के पीछे कौन था? उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, कोई मुंह नहीं खोलना चाहता है ना? विवेक ने अब लाठी उठाई और वो उन लोगों को बेरहमी से पीटने लगा। वो इस कदर गुस्से में था कि उसके माथे पर उभरती नसें भी साफ देखी जा सकती थी। आखिर में जब विवेक का शरीर पसीने से तरबतर हो गया, तब जाकर वो रुका। अब भी है कोई जिसमें हिम्मत बची है? अगर तुम में से एक भी नहीं बोलेगा तो सब पिटेंगे। बताओ कौन था इसके पीछे? साहब हमें क्यों मारते हो? हमें कुछ नहीं पता। मैं भी तुम्हें कहाँ मार रहा हूं? वो तो ये लाठी तुम्हें चोट कर रही है, पता नहीं कैसे। विवेक ने जब एक दूसरी बार लाठी उठाई तो उन सब के दिल की धड़कनें रुकी। सच बता रहे हैं साहब, आपको पूछना है तो उस आजम से पूछिए ना, उसी ने हम सभी को इस काम में लगाया था। आजम? उसे तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन तुम अपना बताओ, ये जो हथियार इस बोट में आए हैं ये किसके लिए थे? सर, आज हमने ही कहा था कि कुछ हथियार मुंबई में रखकर बाकी बाहर भेजने हैं। उसी तरह जिस तरह तुम लोगों ने आरडीएक्स बाहर भेजा था। आरडीएक्स का नाम सुनकर सभी लोग चुप हो गए। वो इस वक्त कुछ भी गलत कहकर खुद को किसी नई मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। चुप क्यों हो गए? हमें सब पता है कि कैसे वो आरडीएक्स वेयरहाउस में पहुंचा और फिर वहां से अलग अलग शहरों में। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। एक बार फिर से वहां सन्नाटा हो गया। विवेक अब लॉकअप से बाहर निकला। उसने देखा कि इंस्पेक्टर सावंत भी वहां थे। मैंने इन्हें डोज दे दी है, तुम भी दो, और तब तक दो जब तक ये लोग एक एक बात बता ना दे। और इस आजम को ढूंढने के लिए और फोर्स लगाओ। यही है मुंबई के ब्लास्ट का हैंडलर, इसे पकड़ना जरूरी है। श्योर सर। मैं सोने जा रहा हूं, कल यहीं से शुरू करते हैं। विवेक अब बाहर से अपनी घड़ी और फोन उठाने लगा। तभी उसने देखा कि सुहानी ने उसे फोन किया था। इस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। विवेक ने उसे एक बार कॉल की और जब उसने फोन नहीं उठाया तो विवेक एक टैक्सी लेकर वहां से अपने होटल चला गया। विवेक ने अपना फोन बहुत देर बाद ढंग से देखा था। उसमें सनाया के मिस्ड कॉल्स थे। उस कॉल लिस्ट को देखकर उसे अपनी देहरादून की जिंदगी याद आने लगी। पता नहीं वहां जिनको पीछे छोड़ आया हूं वो ठीक होंगे भी या नहीं। अगली सुबह जब सुहानी उठी तो उसने देखा कि उसे विवेक का फोन आया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो विवेक को फोन करती, उसने एक बार अपने कैमरे की फीड को देखा। ये मैंने कैसे मिस कर दिया? कैमरे की फीड में जावेद अपने कमरे में से एक बैग लेकर बाहर जा रहा था।
जावेद को कैमरा फीड में देखने के बाद सुहानी ने तुरंत कपड़े बदलकर अपना चेहरा ढक लिया। वो बाहर आकर पार्किंग लॉट में जावेद की कार ढूंढने लगी। तभी उसने पलट कर देखा और जावेद ठीक उसके सामने खड़ा था। वो एक पल के लिए जहां खड़ी थी वहीं जम गई और फिर जावेद उसके बगल से निकलकर अपनी कार की तरफ पहुंच गया। मुझे याद ही नहीं था कि मैंने चेहरा ढका हुआ है। आज तो बाल बाल बचे। सुहानी ने जावेद को पार्किंग लॉट से निकलते हुए देखा और उसके बाद वो भी बाहर रोड पर आकर एक टैक्सी में बैठ गई। उसने अब जावेद का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी टैक्सी अभी भी सेफ डिस्टेंस पर थी ताकि जावेद को कोई शक न हो। करीब 15 मिनट बाद जावेद एक ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचा और उसकी दुकान के अंदर चला गया। कहाँ जाने का इरादा है इसका? सुहानी अब धीरे धीरे उसी ट्रैवल एजेंट के ऑफिस के बाहर पहुंची और उसने अंदर झांक कर देखा तो जावेद काउंटर के पीछे बैठे एक आदमी से बात कर रहा था। सुहानी अब उसकी कार के पास गई और उसने उसके फ्यूल टैंक के पास एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस चिपका दिया और वहां से भागकर फिर भीड़ में खड़ी हो गई। अब ये जहां भी जाएगा मेरी नजरों से दूर नहीं होगा। कुछ देर बाद जावेद उस दुकान से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठा और वहां से जाने लगा। सुहानी ने उसे कुछ दूर जाने दिया और इसके बाद वो सीधा उस दुकान के अंदर पहुंची। इस वक्त दुकान में 2-3 कस्टमर्स के अलावा कोई नहीं था। वो उस ट्रैवल एजेंट के पास पहुंची जिससे जावेद बात कर रहा था। हेलो। हाँ जी, क्या करवाना है? बस, प्लेन, ट्रेन, हम सारे टिकट्स बुक करते हैं। सुहानी ने इधर उधर देखा और जब उसे लगा कि कोई उसे सुन नहीं रहा तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुकी। उस आदमी ने कौन सी टिकट करवाई थी? कौन सा आदमी? वही लंबी दाढ़ी वाला आदमी जो अभी अभी यहाँ से निकला है। ट्रैवल एजेंट ने सुहानी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचने लगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है वो? इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है जी। आप ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है? सुहानी के कुछ ना कहने पर वो ट्रैवल एजेंट अब दोबारा से अपने काम में बिजी हो चुका था। आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनना है? देखिए, अगर तुम्हें काम नहीं है तो जाकर किसी और का वक्त बर्बाद करो। अब सुहानी से रहा नहीं गया और वो कूद कर सीधे काउंटर की दूसरी तरफ पहुंच गई जहां वो ट्रैवल एजेंट बैठा था। ये क्या कर रही हो? सुहानी ने तभी एक बंदूक निकाल ली और उस ट्रैवल एजेंट पर तान दी, लेकिन वो बंदूक काउंटर के नीचे थी, इसलिए वहां जो बाकी कस्टमर्स मौजूद थे उन्हें गन नहीं दिख रही थी। चुपचाप बता दे वरना सबके सामने मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। सुहानी बाकी कस्टमर्स की तरफ देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन काउंटर के नीचे बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी भी इस सिचुएशन में पैनिक नहीं कर रहा था। उड़ा दो, मैंने भी फौज में नौकरी की है, तुम्हारी बंदूक से नहीं डरूंगा मैं। अब सुहानी ने उसे धक्का देकर कुर्सी से हटा दिया और खुद ही उसके कंप्यूटर की हिस्ट्री चेक करने लगी। इसके बाद उसने वो गन वापस अपनी जेब में डाली और दरवाजा खोलकर वहां से जाने लगी। यहाँ जो हुआ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सुहानी अब उस ट्रैवल एजेंट की दुकान से निकली और फिर से एक टैक्सी में बैठ गई। भैया, एयरपोर्ट चलना है। अब सुहानी ने विवेक को फोन किया और इस बार विवेक ने फोन उठा लिया। सुहानी, क्या हुआ? कल रात तुम्हारा फोन आया था। जावेद मिल गया है। वो अभी 2 घंटे में एक फ्लाइट से श्रीनगर जा रहा है। मैं अभी उसके पीछे जा रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? श्रीनगर में हम किसी और को भी भेज सकते हैं या उसे एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट करवा लेते हैं? नहीं नहीं, उसके पास अभी भी वो बैग है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। वो श्रीनगर में भी जरूर कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए मैं उसके पीछे जा रही हूँ ताकि पता लगा सकूं। वहां पर हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। ये रिस्की हो सकता है सुहानी। लेकिन अगर हमें श्रीनगर में उसके प्लान का पता ना चला तो हो सकता है वहां कुछ बड़ा हो जाए। वो जगह वैसे भी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे अपडेट्स देती रहना। बिल्कुल सर। जहां एक तरफ सुहानी जावेद का पीछा कर रही थी, वहीं विवेक भी आजम को ढूंढने में लगा हुआ था। वो बस अभी अभी पुलिस स्टेशन पहुंचा था कि उसे दरवाजे पर ही इंस्पेक्टर सावंत मिल गए। उन लोगों ने कुछ और बताया? हाँ, इन सभी लोगों को आजम ने अलग से हायर नहीं किया था, बल्कि ये उसी की गैंग के लोग थे। आजम के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन सामने आई है। चलिए अंदर मैं आपको सब बताता हूं। दोनों अंदर एक कैबिन में चले गए और एक टेबल पर बैठ गए। तभी इंस्पेक्टर सावंत ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसमें से एक आदमी की तस्वीर विवेक को दिखाई। ये है आजम।
छोटा मोटा गुंडा था, फिर मर्डर के इल्जाम में जेल चला गया और वहां से भागने के बाद इन लोगों का हीरो बन गया। इसका खुद का कहना है कि ये अगला दाऊद बनना चाहता है और दाऊद की तरह ये भी डोंगरी से है। घर पर पता किया? घर, दफ्तर, शराब और जुए के अड्डे। पिछले कई महीने से वो हर जगह से फरार है। उसे आखिरी बार तभी देखा गया था जब वेयर हाउस में वो RDX आया था। तो क्या वो मुंबई से भाग गया है? अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इन लोगों ने बताया कि वेयर हाउस से RDX वो भी लेकर गया था, यानी कि उसका भी बॉम्ब बनाने का प्लान है। फिर तो इसे जल्दी ही ढूंढना होगा। इसकी फोटोज हर जगह भेज दो और सबकी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये आजम पकड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ सुहानी ने भी जावेद की टिकट को देखते हुए उसी फ्लाइट में अपने लिए भी टिकट बुक करवा ली थी। कश्मीर पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके सिम कार्ड में कोई नेटवर्क ही नहीं था। तभी अचानक उसे जावेद दिखाई दिया। और कितना दौड़ाएगा ये? जावेद एयरपोर्ट से बाहर निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। सुहानी भी दौड़ते हुए टैक्सी स्टैंड तक पहुंची और एक दूसरे टैक्सी के अंदर बैठ गई। टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर काफी बूढ़ा नजर आ रहा था। अंकल, जल्दी उस टैक्सी के पीछे ले लो। उस बूढ़े ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की और बिना कोई सवाल किए जावेद की टैक्सी को फॉलो करने लगा। सुहानी अब भी अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रही थी। कहीं बाहर से हो बेटा? सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर से आने वाले लोगों के साथ यही होता है, यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं मिलता। अब सुहानी मुस्कुराने लगी। ओ, इसलिए कोई नहीं, होटल पहुंचकर वाईफाई मिल जाएगा। होटल? इस रास्ते पर कौन सा होटल है? सुहानी ने अपने आसपास देखा तो वो लोग एक सुनसान सड़क पर थे जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही नजर आ रहे थे। तभी सुहानी की नजर सामने चल रही जावेद की टैक्सी पर पड़ी, जो अब रुक गई थी। अंकल, गाड़ी साइड में लगा लो। जैसे ही गाड़ी रुकी, अचानक से सुहानी को अपनी तरफ कांच के शीशे से कोई झांकता हुआ महसूस हुआ। वो ड्राइवर पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसकी खिड़की पर भी किसी ने टैप किया। उसने देखा कि उसके सामने AK-47 गन लिए एक आदमी खड़ा था, जो उसे कार का शीशा नीचे करने के लिए कह रहा था। या अल्लाह,